Hi दोस्तों, this is the GM Into सुष्मिता त्रिपाठी and I welcome you all to the official YouTube channel of Banking वाला। स्वागत है आप सभी का आज की सेशन में। तो चलो शुरू करते हैं। कल की सेशन में हम लोगों ने इन्फ्लेशन देखा था। मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लेशन अगर आता है, मतलब इन्फ्लेशन बेसिकली प्राइस राइज नहीं होता है, जो प्राइस राइज का इफेक्ट होता है इकोनॉमी पे वो इन्फ्लेशन कहलाता है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर प्राइस बढ़ता है तो किसी चीज़ का प्राइस बढ़ना बहुत अच्छा भी नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, बहुत कम हो गया वो भी अच्छा नहीं है। तो आप लोग कह सकते हो जो प्राइस राइज है वो कुछ मॉडरेट फॉर्म में होना चाहिए, वरना बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये है किसी चीज़ की प्राइस का 2 से 50 हो जाना भी नहीं ठीक है, और किसी 50 रुपए की चीज़ का प्राइस 2 हो जाना भी ठीक नहीं है। ये दोनों ही किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। तो जो भी अर्थव्यवस्था है, जो भी इकोनॉमी है, वो अपना खुद का एक रेंज डिसाइड करती है कि उनके वहाँ पर महंगाई ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, कितनी हो सकती है ज़्यादा और कम। सिमिलरली इंडिया में जो इन्फ्लेशन का एक रेंज एक्सेप्टेबल है ये है 2 ± 4%। ये इंडिया की इकोनॉमी का एक्सेप्टेबल इन्फ्लेशन रेंज है। मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया, हाइपर हो गया, डाउन हो गया, तो वो आपका डिसइन्फ्लेशन, डीइन्फ्लेशन, रिसेशन, बहुत सारी चीज़ें बन जाता है, और ये कभी भी किसी इकोनॉमी के लिए सही नहीं होता है। फिर मैंने आपको ये भी बात बताई थी, कभी भी जो कस्टमर्स होते हैं वो खुद से डिमांड करते हैं मार्केट में, तो वो डिमांड पुल बनता है, और अगर मार्केट में जो भी मैन्युफैक्चरर है वो किसी चीज़ की प्राइस को बढ़ाता है तो वो कॉस्ट पुश बनता है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हम लोगों ने कल वाली सेशन में सब कुछ कर लिया था, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे कि मान लो जैसे कल मैंने आपको बताया कि अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है तो सॉरी, ठीक है, सॉरी अगेन। या तो कल मैंने आपको बताई थी एक बात कि अगर प्राइस बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, ठीक है, अगर प्राइस बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और एक समय पे इसको कंट्रोल नहीं किया गया, अगर एक समय पे प्राइस को कंट्रोल नहीं किया गया तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो अगर प्राइस बढ़ता ही जा रहा है, कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देख सकते हैं हम लोग, इसलिए ज़रूरी है इसे एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे कंट्रोल करना, जो भी प्राइस है, ठीक है। कंट्रोल होगा कैसे? किसी भी चीज़ की कीमत तब बढ़ेगी जब लोग उसके लिए पे कर रहे हैं। पे करेंगे कैसे? मीडियम ऑफ एक्सचेंज से, मनी से। हमारे वहां पर वही रुपए, रुपए को छापने का काम किसका है? आरबीआई का। और रुपए को मार्केट तक लाने में या कम या ज्यादा करने में दो ही अथॉरिटीज होती हैं जो रोल प्ले करती हैं। एक होती है आरबीआई और एक होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिनमिन, ठीक है। तो ये दो ही ऐसी अथॉरिटी हैं जो कि प्राइस रिलेटेड कोई भी इशू हो उसको टैकल कर सकती हैं, और एक्चुअली ये टैकल करने का काम होता है आरबीआई का। कल मैंने आपको एक फंक्शंस में, कल नहीं परसों इसके पहले एक बात पढ़ाई थी कि आरबीआई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, आरबीआई के पास मॉनिटरी अथॉरिटी होती है। क्या होती है आरबीआई के पास? मॉनिटरी अथॉरिटी। अब अगर आरबीआई के पास मॉनिटरी अथॉरिटी है तो इसका मतलब क्या हुआ? मॉनिटरी अथॉरिटी से क्या मिल जाएगा? आरबीआई को बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। आरबीआई के पास अगर मॉनिटरी अथॉरिटी है, इसका मतलब है कि मार्केट में जो भी मनी सप्लाई है, मार्केट में जो भी मनी सप्लाई है, इसको आरबीआई बढ़ा सकता है, इसको आरबीआई कम कर सकता है, ठीक है। तो ये हमने देखा, मार्केट में मनी सप्लाई को आरबीआई बढ़ा सकता है, कम कर सकता है। वैसे ही गवर्नमेंट भी चाहे तो उसे बढ़ा भी सकती है, उसे कम भी कर सकती है। अब जरा ध्यान दो, अगर ये लोग ऐसा कुछ करना चाहते हैं, आरबीआई चाहता है मार्केट में मनी को बढ़ा दे, या गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ बढ़ाना चाहती है, तो ये लोग क्या कर सकते हैं? इसके लिए ये लोग एक नीति बनाते हैं, ठीक है। अगर ये नीति आरबीआई बना रहा है, यहां पे मैं लिख देती हूं आरबीआई, और यहां मैं लिख देती हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अगर ये नीति आरबीआई बनाता है, इसका नाम हो जाएगा मॉनिटरी पॉलिसी। अगर ऐसी कोई भी नीति आरबीआई ने बनाया उसका नाम होता है मॉनिटरी पॉलिसी, और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया तो इसका नाम होता है
फिस्कल पॉलिसी। तो आरबीआई ने बनाया मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, ये पॉलिसीज क्यों बनाई जा रही हैं? टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी, इसलिए इसे बनाया जाता है। ठीक है, अब देखो हमारा आज का जो चैप्टर है, जो हम आज के सेशन में डिस्कस कर रहे हैं, वो है क्या? वो है ये पोर्शन, क्योंकि एग्जाम रेलेवेंट हमें बात करनी है। एग्जाम में तो अब कुछ भी पूछा जाता है, लेकिन अभी तक जो ज्यादातर क्वेश्चंस आए हैं वो यहीं से आए। फिस्कल पॉलिसी बहुत रेयर आती है, तो हमें आज ये पढ़ना है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी हम आज कवर करने वाले हैं। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, क्यों बनता है, कैसे बनता है, ये सारी चीजें हम आज के सेशन में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो एक एक करके एक एक बात हम पढ़ते जाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी हिंदी में कहते हो मौद्रिक नीति। क्या कहोगे? मौद्रिक नीति एक पॉलिसी है। काहे की पॉलिसी होती है दोस्तों? देखो, पॉलिसी का इस्तेमाल किया जाता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। कैसे करेंगे? और आरबीआई तो एक संस्था है, आरबीआई तो नहीं बनाएगा, यानी कि आरबीआई के अंदर कोई होगा जो इसे बनाएगा। ठीक है, चलो तो एक एक करके हम लोग पॉइंट्स को कवर करते हैं। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजी में है, इसे हम लोग समझते हैं। लिखा क्या हुआ है? मॉनेटरी पॉलिसी इज अडॉप्टेड बाय मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री that controls either the interest rate payable on very short term borrowing or the money supply. The policy often targets inflation or interest rate to ensure price stability and generate trust in the currency. What are the main objectives of monetary policy? Simply put, the main objective of monetary policy is to maintain price stability while keeping in mind the objective of growth as price stability is a necessary precondition for sustainable economic growth. तो यहाँ पे आपने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी का एक मकसद होता है। मॉनेटरी पॉलिसी के बेसिकली दो एम होते हैं। पहला एम होता है कि आप प्राइस को स्टेबल रखे रहो। ठीक है, तो पहला एम हो गया कि प्राइस स्टेबिलिटी अचीव करनी है। और दूसरा इंपॉर्टेंट एम हो जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी में प्राइस स्टेबिलिटी के साथ आप जीडीपी ग्रोथ को भी फोकस किए रहो। तो दूसरा इंपॉर्टेंट एम हो जाएगा जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी एंड जीडीपी ग्रोथ, दीज आर द टू मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट दे हैव टू सी। ठीक है, तो ये हमने देखा। हाँ भाई, चलो ये दोनों चीजें हो रही है, प्राइस स्टेबिलिटी, जीडीपी ग्रोथ। ओके, वेल एंड गुड। चलो देखो दोस्तों, अब जब हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी बन रही है, पर उसे बना कौन रहा है? एक तो पॉलिसी है, अपने आप तो बन नहीं जाएगी, मतलब कोई ना कोई होना चाहिए उसे बनाने के लिए। मैंने आपको एक बात बताई थी अपने आरबीआई वाले सेशन में कि जो आरबीआई होता है, आरबीआई के अंदर इसकी जो भी फंक्शनिंग होती है, फंक्शनिंग को कंट्रोल करने के लिए इनके बोर्ड मेंबर्स जरूरी होते हैं। कौन जरूरी होते हैं? बोर्ड मेंबर्स इनके जरूरी होते हैं। तो आरबीआई के अंदर जो भी कारोबार होगा वो आरबीआई के बोर्ड मेंबर्स ही देखते हैं, और कोई नहीं देखता है। ठीक है, तो जो आरबीआई जब आपकी मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगी तो यही सब लोग सम्मिलित होंगे, लेकिन एग्जैक्ट कौन कौन इसमें होता है ये बात जरा हम करते हैं। तो देखो यहां लिखा हुआ है बहुत क्लियरली कि सेक्शन 45ZB के मुताबिक, ठीक है, अच्छा 45ZB ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, इसके मुताबिक एक 6 सदस्य की एम्पावर्ड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, तो पहले अलग सिनेरियो था, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाया जाता था और कोई ऐसा मतलब ऐसे बहुत बड़े स्तर पर नहीं, वो लोग बैठक करते थे 6 महीने पे, फिर कम करके वो 45 दिन पे किए। ऐसे बहुत सारे चेंजेस आए। 2016 के बाद से जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक थी और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी, इसमें बहुत सारे बदलाव आए। ठीक है, तो हमारे वहां पर जो आरबीआई एक्ट का सेक्शन 45ZB है, इसका कहना है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो कि बनाई जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा, वो अपनी बैठक करेगी। 2016 के बाद से इसकी बैठक में क्या चेंजेस हुए? चेंजेस ये हुए हैं कि ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बायलैटरल मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं हम। ठीक है, तो देखो The present MPC members are as notified by central government in official gazette of October 5, 2020 are as under। तो अभी जो फिलहाल में मेंबर है 2016 में बनाए गए थे, वो चेंज हुए। अभी फिलहाल में जो मेंबर्स हैं वो कब आपके चुने गए हैं? अक्टूबर 5, 2020। ठीक है, अब जरा एक बात बहुत ध्यान से सुनो, मॉनेटरी पॉलिसी आपकी बनती है और जब भी आप लोग मॉनेटरी पॉलिसी देखोगे तो आप हमेशा एक टर्म देखोगे। जैसे पहले क्या था, पहले जब ये पॉलिसी बनती थी तो 6 महीने पे बैठक हो रही है, 45 दिन पे बैठक हो रही है, ऐसे चेंजेस होते रहते थे। लेकिन जो एक
टारगेट अचीव करना चाहिए था कि प्राइस भी स्टेबल रखो और ग्रोथ भी देखो, ये उस तरीके से नहीं मिल रहा था। फिर आए रघुराम राजन ने पूरा नक्शा बदल दिया। तो रघुराम राजन जी की एंट्री होती है और उन्होंने एक कमिटी बैठाई, ठीक है, एक उन्होंने कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की उर्जित पटेल जी के अंदर। इनके अंडर उर्जित पटेल जी के अंडर। उर्जित पटेल जी की जो कमिटी थी, इन्होंने बैठक की और देखा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है इनकी कैसी बैठक होनी चाहिए और कैसी मॉनेटरी पॉलिसी बननी चाहिए। तो इन्होंने बैठक करके 2 निष्कर्ष निकाले। पहला था कि इन सभी की जो बैठक है वो बायलैटरल बेसिस पे होनी चाहिए, ठीक है, और जो सदस्य हैं वो 6 कैसे होंगे, ठीक है। सदस्य 6 तो खैर सरकार चुनती है, लेकिन जो इनका एक बहुत बड़ा डिसीजन आया था वो आया था बायलैटरल मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर। तो अभी हम 2 की ना बात करके 1 की बात करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पर्पज से। जो आज हम बात करते हैं बायलैटरल मॉनेटरी पॉलिसी, वो इन्हीं की देन है, ठीक है। बायलैटरल मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है कि अभी तक जो मॉनेटरी पॉलिसी थी वो कभी 45 दिन पे बैठ गई, कभी 6 मंथ पे बैठ गई। तो अब ये सारे जो ट्रेंड्स थे इन्होंने कैंसिल कर दिए कि ये नहीं होगा। अब इन्होंने क्या नया ट्रेंड फॉलो किया कि इनकी बैठक हर 2 मंथ्स पे होगी। जो भी मॉनेटरी पॉलिसी है इनकी बैठक क्या होगी, हर 2 महीने में एक बार होगी, ठीक है, ये इन्होंने तय किया। चलो ठीक है, अब ये बैठक इनकी होती कैसे है, क्या ट्रेंड फॉलो करते हैं। तो ये लोग, आप लोगों को पता होगा हमारे देश का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ये हमारे देश का फाइनेंशियल ईयर है। इनफैक्ट ये फाइनेंशियल ईयर अक्सर हर जगह आप लोगों को फॉलो करता दिखा जाएगा। तो ये जो हम देख रहे हैं ना 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसी दौरान में हर 2 महीने पे एक मॉनेटरी पॉलिसी बैठती है। यानी पहली बैठक कब होगी, सबसे पहली इनकी बैठक होती है अप्रैल में, ठीक है। मैं इसे जरा ऊपर लिखती हूँ। इनकी जो फर्स्ट सिटिंग होती है ये होती है अप्रैल में, ठीक है। इसके बाद कब होती है, नेक्स्ट होती है जून में। फिर कब होती है, अगस्त में। फिर कब होती है, अक्टूबर में। फिर कब होती है, दिसंबर। और फिर लास्ट कब होती है, फरवरी, ठीक है। तो ये 6 बार बैठक होती है बाई मंथली, यानी कि हर 2 महीने में एक बार होनी है और 6 बार होती है। अब आप सोचो कि अरे मैडम बोर कर रही है, मैडम बोर नहीं कर रही है। मैडम यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाली है। ये जो आप देख रहे हो ना 6 बार इनकी बैठक हो रही है। एग्जाम में कई बार ऐसे भी पूछ जाता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में सबसे पहली बार बैठक कब होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, तो ये अप्रैल में होती है। सेकेंड सिटिंग जून, फिर अगस्त, फिर अक्टूबर, फिर दिसंबर, फिर फरवरी। यानी साल के हिसाब से देखें तो पहला महीना फरवरी पड़ रहा है, लेकिन बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से देखें तो ये लास्ट होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखे रहिएगा आप लोग, ठीक। तो ये इस हिसाब से इन लोगों की क्या होती है, इस हिसाब से इन लोगों की ये बैठक हो जाती है, जो मैं फिर कहूंगी रिपीटेड बेसिस पे इसे याद रखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आरबीआई जो है, पहले आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर जुलाई से था, लेकिन लास्ट ईयर से इन्होंने चेंज करके और क्या कर दिया था, अप्रैल टू मार्च कर दिया था, सिमिलर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर्स, ठीक है। तो अब फिलहाल में आरबीआई का भी जो अकाउंटिंग ईयर है ना, मैं यहाँ पे इसे भी लिख देती हूँ, ये क्या हो गया है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। यही सेम आपका आरबीआई का भी है, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और काम की बातें करते हैं। फिलहाल में अगर हम देखें तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठती है, यही बैठ करके अलग अलग नीतियां बनाती है कि किस तरीके से हमें अपने वहां पर जो रेट्स हैं उसको कम करना है, ज्यादा करना है। अब आप सोचो कि ये ऐसे कैसे करती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो चलो देखो, फिलहाल में जो मेंबर्स है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, कितने सदस्य होते हैं, 6 सदस्य होते हैं। 3 आरबीआई के अंदर होते हैं और 3 आरबीआई के बाहर के होते हैं। 6 सदस्य कौन कौन है, एक तो हमारे गवर्नर हो गए जो कि फिलहाल में चेयरपर्सन, गवर्नर जो इस कमेटी के चेयरपर्सन होते हैं। नेक्स्ट हो जाते हैं आप लोगों के डिप्यूटी गवर्नर, कोई भी एक
जो कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर होंगे, और एक कोई भी आरबीआई का सदस्य होता है जो इसमें बैठता है। फिर ये तो 3 हो गए जो आरबीआई के अंदर के होते हैं, ये 3 हो गए जो आरबीआई के अंडर वाले होते हैं। अब फिर ये 3 है ना जो गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, जो गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। इसमें से पहला देखो, पहले आपके प्रोफेसर आशिमा गोयल, ठीक है, इन्हें गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। नेक्स्ट आपको कौन दिख रहे हैं, जयंत वर्मा, इन्हें भी सरकार ने अपॉइंट किया है। और तीसरे आपको कौन दिख रहे हैं, शशांक भिड़े। तो 3 ये आरबीआई के अंदर के होते हैं, आपको पीपीटी पे मिल जाएगा कौन कौन है, और 3 होते हैं जिन्हें सरकार अपॉइंट करती है। अब खास बात ध्यान देना, ठीक है, खास बात ये है कि जो भी मेंबर्स 4 से 6 तक थे, यानी कि जो सरकार अपॉइंट कर रही है, इनका जो ऑफिस पीरियड होता है 4 साल का होता है, ठीक है। तो इसके पहले 2016 में चुने गए थे, 16 से 17 18 से 19 19 से 20 वाले टर्म के लिए थे। फिर अक्टूबर 5 2020 को एक नई नोटिफिकेशन आती है, और 4 से 6 में जो आपने मेंबर्स देखे उनका नाम था कि वो नए मेंबर्स रहेंगे एमपीसी के अंदर। तो ये एमपीसी के टोटल कितने हो जाते हैं मेंबर्स, 6, जिसमें से 3 आरबीआई के मेंबर्स हो गए, आरबीआई के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और एक ऑफिसर, और 3 हो जाते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। ये हो जाते हैं इनके इतने मेंबर्स। अब देखो, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, हर जगह आप एमपीसी देखोगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, पॉलिसी रेपो रेट को यही डिटर्मिन करती है। क्या होता है पॉलिसी रेपो रेट, ये हम जानेंगे अभी। एमपीसी को कहा गया है कि, हाँ ओके, तो एमपीसी को कहा गया है कि साल भर में कम से कम एटलीस्ट 4 टाइम्स इन अ ईयर इन्हें मीट करना है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, कहा गया है कि साल भर में कम से कम इन्हें 4 बार तो मिलना ही मिलना है, और जो भी सदस्य होगा एमपीसी का, उसका एक वोट होता है। यानी कि जब ये 6 सदस्य बैठते हैं तो ये 6 के 6 सदस्य अपनी अपनी तरफ से एक वोट देते हैं कि हमें रेट को बढ़ाना है, हमें रेट को घटाना है, हमें क्या करना है, ये अपनी वोटिंग करते हैं। अब मान लो क्या हुआ, इन 6 के बीच में क्लैश हो गया। क्या हो गया, इन 6 के बीच में क्लैश हो गया। तो अगर इन 6 के बीच में क्लैश हो जाता है, उस केस में जो गवर्नर हैं, कौन, जो आरबीआई के गवर्नर हैं, वो इस पूरे कमिटी के चेयरमैन होते हैं। गवर्नर के पास में किसी एक को ओवररूल करने का अधिकार होता है, वरना इन 6 के 6 का अपना एक एक वोट होता है, ठीक है। द गवर्नर हैज अ सेकेंड और कास्टिंग वोट। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि एमपीसी में किसके पास में सेकेंड या कास्टिंग वोट होता है, तो वो आपके आरबीआई के गवर्नर का होता है, क्योंकि वो इस पूरे कमिटी के चेयरपर्सन है। ओके, नेक्स्ट, each member of monetary policy committee writes a statement specifying the reason for voting in favor of or against the proposed resolution। ठीक है, तो जब भी सदस्य वोटिंग करते हैं वो लोग उसके फेवर में, या तो मैंने क्यों इसको फेवर किया है या फिर मैंने क्यों इसको अपोज किया, वो सारी चीज़ों को लिखते हैं। ये हो गई आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब हमने देखा, सॉरी अभी थैंक यू नहीं है, ठीक है, अब हमने ये देखा कि इन्फ्लेशन आया तो एक रेंज के बाहर होने लगा, इसे कंट्रोल करने की बात हुई। कंट्रोल करने में आरबीआई का रोल आता है। आरबीआई बनाना शुरू करता है मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी अपनी बनाना शुरू करता है। मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने के लिए आरबीआई को जरूरत पड़ती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, है ना। अब एक बात बताओ, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कैसे एकदम से रेट्स को कम कर देगी? ऐसा बैठे बैठे कौन सा जादू टोना करेगी जो इस रेट को वो कर देगी, कम कर देगी? ऐसे नहीं होता है, ठीक है, ऐसे नहीं होता है। तो कैसे होता है? ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ये कुछ टूल्स तैयार करती है। मतलब समझो ये एक लड़ाई है, इकोनॉमी से इसकी एक लड़ाई है। इकोनॉमी में बहुत बड़ी जंग छिड़ चुकी है इन्फ्लेशन की और आरबीआई के बीच में। आरबीआई की सेना है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का हथियार है इंस्ट्रूमेंट्स, जो मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा कि इकोनॉमी में क्या हो चुकी है, लड़ाई हो चुकी है। लड़ाई किसके किसके बीच में हुई है? इन्फ्लेशन में और आरबीआई में। और अगर चाहती है आरबीआई इस जंग को जीतना, तो आरबीआई की ये क्या है? आरबीआई की ये है सेना। आरबीआई अपनी सेना को भेजेगी कि जाओ मेरे सेना, इसे तुम हरा कर आओ। और इसे हराने के लिए सेना को चाहिए होंगे कुछ अस्त्र शस्त्र, ठीक है, कुछ त्रिशूल वगैरह। तो सेना जिन त्रिशूलों का यूज करती है वही कहलाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। तो अब बात आती है मेन चीज की, मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। किसकी बात आती है? मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स।
ठीक है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? जैसा मैंने आपको अभी कहा, ये बात आप याद रखे रहो, मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स इस सेना के हथियार हैं। ठीक है, तो मैं अंग्रेजी में लिख देती हूँ वेपन्स। ठीक है, तो ये अगर इनकी सेना है, ये इसका हथियार है। इसी हथियार का इस्तेमाल करके और आरबीआई इन्फ्लेशन को हरा देता है। ठीक है, यानी कि जब भी इन्फ्लेशन की नौबत जरूरत से ज्यादा बिगड़ी है, तो आरबीआई ने अपनी सेना की बोलकर इस हथियार का इस्तेमाल करके और इन्फ्लेशन को हरा दिया। क्या क्या इनके हथियार हैं? हथियार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हथियार के बारे में जानते हैं और देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। तो ध्यान दो, मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स यहां मैं लिखती हूं, ओके, यस। So here monetary policy इंस्ट्रूमेंट्स, ये हो गए आपके मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। जो मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, देखो हथियार भी अगर आप देखो तो क्या होता है, एक होती है तलवार जो आप गए सामने वाले का गला काटती है ना, सामने सामने लड़ रहे हो। और फिर होता है जो दूर दूर से दोनों सेनाएं लड़ रही हैं और ऐसे आप लोग तीर वीर मार रहे हो, है ना, किसी के ऊपर चढ़कर तीर मारा जा रहा है। तो एक हो गया जो आप डायरेक्ट उसको मार दे रहे हो, ठीक है, ये डायरेक्ट हथियार हुए। और जो आप किसी और के थ्रू मार रहे हो उसे, वो आपके इनडायरेक्ट हथियार हुए। सिमिलरली मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स भी डायरेक्ट होते हैं और इनडायरेक्ट होते हैं। इतना ही नहीं, बहुत बार हम लोग कई जगह ऐसा भी सुने हैं कि जो लड़ाइयाँ होती हैं, एक वो लड़ाई होती है जो हथियार से होती है, और एक घर में सास बहू बाप बेटे बहुत सारी लड़ाइयाँ और भी होती हैं जो मुंह से मुंह की होती है और आपस में बोलचाल बंद होता है। यानी कि एक वो लड़ाई हो गई जो मार काट हो गई, और एक वो लड़ाई हो गई जो ताने ताने पे हो गई। ऐसे ही जो इनके इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, ये दो तरीके से डिवाइडेड होते हैं। एक वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव, क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव, ठीक है। और दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव, ठीक है। तो एक हो गया जिसे हमने कहा क्वांटिटेटिव, और दूसरा हो गया जिसे हमने कहा क्वालिटेटिव, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, देखो, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो जाते हैं, ध्यान दो। क्वांटिटेटिव का मतलब है वही जो झगड़े लड़ाई हो रहे हैं तलवार उलवार से, क्वांटिटी में जा रहा है। यहाँ पे क्वालिटी से मार रहे हैं अपने, मैं ज्यादा अच्छा बोलती हूँ, मैं ज्यादा अच्छा ताना मारूंगी, तुम कम अच्छा ताना मारोगे, ठीक है, ऐसा मैं बोल रही हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये क्वालिटी वाला हो गया, ठीक है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को फर्दर हम लोग डिवाइड करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, जो अभी मैं आपको बताई थी, सामने से तलवार मार दी और पीछे से जाके किसी के ऊपर चढ़कर तीर मार दिया। तो ये इसे अब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डिवाइड करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं जरा क्वांटिटेटिव को विस्तार से। क्या होता है क्वांटिटेटिव, ध्यान दो। जब भी हम क्वांटिटेटिव की बात करेंगे तो ये फर्दर हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होगा जिसे हम कहेंगे डायरेक्ट, यानी कि ये जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसमें कुछ डायरेक्ट होते हैं, और दूसरा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट। क्या कहते हैं इसे, इनडायरेक्ट। तो कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है, चलो बातें करते हैं। देखो सबसे पहला डायरेक्ट में जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, पहला होता है CRR, दूसरा होता है SLR, और तीसरा होता है, दूसरा कह रही थी, तीसरा क्या होता है, रीफाइनेंस। ये तीन आपके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो डायरेक्ट वाले होते हैं। इनडायरेक्ट में क्या होता है, रेपो रेट, फिर होता है रिवर्स रेपो रेट, फिर होता है MSF, अब आ गया है SDF, OMO, MSS, बैंक रेट और टर्म रेपो।
ये हो जाते हैं आप लोगों के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेपन्स। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के जो ये हथियार हैं, कुछ डायरेक्ट हैं कुछ इनडायरेक्ट हैं। अब इसके अलावा क्वालिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव हम लोग फिर पढ़ेंगे। फिलहाल में जो हमारा मेन फोकस होगा वो किस पे होगा, वो होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पे। तो अब एक एक करके हम इंस्ट्रूमेंट्स को जरा पढ़ते चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अभी डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स को, इसको देखेंगे डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स को। ठीक है, चलो तो जरा हम इन्हें देखते चलते हैं। व्हाट आर द डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहला डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट था जिसका मैंने आपको नाम बताया था CRR, जिसका मतलब होता है कैश कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, तो जो सबसे पहला आप लोगों का डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट होता है इसका नाम होता है CRR या फिर कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है ये, अब हम समझेंगे कि कैसे इस हथियार का इस्तेमाल करके इन्फ्लेशन को हम लोग टैकल कर रहा है, हम लोग नहीं MPC कैसे टैकल कर रही है। ठीक है, तो ध्यान दो सभी लोग, CRR कैश रिजर्व रेशियो। इसको समझने से पहले एक छोटा सा टर्म और समझ लेते हैं ताकि हमें ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आए। इसे हम कहते हैं NDTL, इसे बस आप लोग समझ लेना, क्योंकि NDTL समझोगे तो बहुत कुछ और भी समझ आएगा। ठीक है, तो एक टर्म होता है NDTL यानी नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज। ओके, तो ये एक टर्म होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। क्या होता है ये समझो जरा। ठीक है, देखो कभी भी जब तुम बैंक के पास जाते हो पैसे जमा करने, तो जो बैंक होता है वो या तो तुमसे तुम्हारे पैसे करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में ले लेगा, या तो तुमसे तुम्हारे पैसे FD या RD में जमा करोगे। तो बैंक के पास जब आप अपने पैसे जमा करने जाते हो तो या तो आप करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में करते हो या FD RD में। अब देखो सबसे पहले एक बात तो ये है, पैसा आपका है जो आप बैंक को उसके भरोसे दियो कि हमें तुम लौटा देना, क्योंकि बैंक के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए बैंक कहेगा मेरे ऊपर लायबिलिटी है क्योंकि मुझे ये वापस करना है। तो जो हम पैसे जमा करते हैं वो बैंक के ऊपर लायबिलिटी होता है। ठीक है, लायबिलिटी दो तरीके से होती है जो हम बैंक के पास जमा करते हैं। पहला होता है जिसे हम कहते हैं डिमांड, पहला होता है जिसे हम कहते हैं डिमांड, यानी कि एक ऐसी लायबिलिटी जो कि डिमांड में है, यानी कि जब भी मैं चाहूं उसे ले सकती हूँ, पैसे को जब भी मैं चाहूं वहां पे जाके जमा कर सकती हूँ। तो ये जो बैंक के ऊपर मैंने लायबिलिटी बनाई है वो मेरे डिमांड के ऊपर है, मैं उसे डिमांड लायबिलिटी कहती हूँ। सीधी सी बात, बैंक के पास जितने भी करंट और सेविंग अकाउंट है वो उनके लिए डिमांड लायबिलिटीज होते हैं। नेक्स्ट FD/RD, जब मैं FD/RD करूंगी तो मैं जब चाहूं पैसे निकालूं कुछ करूं ऐसा नहीं है, मैं टाइम से क्या हूं, बाध्य हूं। अब मैंने एक बार जाकर पैसे रख दिए हैं, मैंने कहा 3 साल के लिए ठीक है, मैंने कहा 6 साल के लिए ठीक है, मैं तभी वो पैसे निकालूंगी, उसके पहले नहीं निकाल सकती। यानी अब ये बैंक के ऊपर लायबिलिटी तो है लेकिन टाइम की है, मेरे वाली नहीं है, डिमांड पे मैं नहीं कर सकती हूँ, टर्म के साथ या टाइम के साथ है। इसे हम कहते हैं टाइम लायबिलिटी, इसे हम क्या कहते हैं, टाइम लायबिलिटीज। तो जो भी बैंक के पास हम पैसे जमा कर रहे हैं या तो वो डिमांड हो सकता है या तो वो टाइम हो सकता है, इसको आप याद रखिएगा। तो अब समझो जरा, मान लो SBI ने कहा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा मैं देखना चाहता हूं पूरे देश भर में सभी लोगों को, हर एक कस्टमर को मिला के करंट और सेविंग अकाउंट में कितने पैसे जमा हुए हैं, कितने पैसे जमा हुए हैं, क्योंकि जमा हुए तो वो पॉजिटिव कहेगा, निकालेंगे तो नेगेटिव कहेगा। देखा, मैं देखना चाहता हूं कितने पैसे जमा हुए हैं। ठीक है, ठीक है भाई, देखा गया कि कितने पैसे जमा हुए हैं, कितने पैसे जमा हुए हैं। मान लो ओवरऑल हर एक ब्रांच को निकाल के बताया गया कि आपके वहां पे आज 850 करोड़ जमा हुआ है। कितना जमा हुआ है, 850 करोड़। इन्होंने कहा चलो ठीक है, 850 करोड़ तो जमा हुआ है, कितना निकाला गया वो भी बताओ। ठीक है, चलो
तो ये देखा गया कि जो निकाला गया था ये था 800 करोड़। कितना निकाला गया था? 800 करोड़। ठीक है, यानी कि 850 करोड़ जमा किए गए हैं और 800 करोड़ निकाले भी गए हैं एसबीआई के पूरे देश भर की करंट और सेविंग अकाउंट के ब्रांचेस से, करंट और सेविंग अकाउंट से, उसकी हर एक ब्रांच से। तो इसका नेट अमाउंट कितना होगा दोस्तों? इसका नेट अमाउंट हो जाएगा 50 करोड़। कितना अमाउंट हो गया इसका नेट? 50 करोड़। सिमिलरली इन्होंने कहा मैं देखना चाहता हूँ एफडी और आरडी में कितने पैसे जमा हुए, कितने पैसे निकाले गए। तो जब ये देखा गया कि एफडी और आरडी के अंदर कितने पैसे जमा हुए, कितने निकाले, तो देखा गया 1000 करोड़ जमा हुआ था और 950 करोड़ निकाला। क्योंकि ऐसा थोड़ी ना कि केवल कस्टमर जाते हैं पैसा जमा करने, कुछ कस्टमर पैसे निकालने भी जाते हैं। ठीक है, तो ये देखा गया कि 1000 करोड़ जमा हुआ है और 950 करोड़ निकाला गया है। तो ये भी कितना हो गया? 50 करोड़। ठीक है, अब इन दोनों को जरा जोड़ दो। क्या हो गया? इन दोनों को जोड़ दिया। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगी तो मुझे क्या अमाउंट मिल जाएगा? मुझे अमाउंट मिल जाएगा 100 करोड़। कितना मिल गया? 100 करोड़। अब ये जो 100 करोड़ है ये एसबीआई की उस पूरे दिन की एनडीटीएल है। क्या है? एसबीआई की उस पूरे दिन की एनडीटीएल है। तो अगर आपसे पूछा जाता है एनडीटीएल, हालांकि ये अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, लेकिन हमें इतना ज्यादा नहीं जाकर के देखना है क्या होता है, हम बस ये समझेंगे कोई भी बैंक पूरे दिन भर में कितने पैसे जमा हो रहे हैं, कितने निकाले जा रहे हैं, इसी का सम वगैरह ही क्या कहलाता है? एनडीटीएल। तो ये आप याद रखिएगा। एनडीटीएल हमने काफी लंबा चौड़ा पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे किसको? सीआरआर को। किसको पढ़ेंगे? सीआरआर। ठीक है, तो देखो जब हम बात करते हैं कैश रिजर्व रेशियो, तो ये होता क्या है? कैश को क्या किया जा रहा है? रिजर्व किया जा रहा है। सीधी सी बात है कि भाई आपके पास में कैश है, उसे आपने रिजर्व में रख दिया, पर उसे रिजर्व में कहाँ रख दिया और ऐसा क्या किया कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया? तो आपने कैश को रिजर्व में रखा आरबीआई के पास। ठीक है, तो क्या एक बैंक उसके पास जो भी कैश है वो सब आरबीआई के पास रिजर्व करता है? नहीं, कुछ पोर्शन अपने एनडीटीएल का। ठीक है, कुछ पोर्शन अपने एनडीटीएल का। अच्छा, इसका मतलब है कि जो आरबीआई है उसके पास में सभी बैंक्स और उसके सभी बैंक्स जो हैं वो अपने कुछ पैसे रिजर्व करते हैं। कितने पैसे? वो आरबीआई बताता है कि इतना % एनडीटीएल का तुम मुझे दे दो। यही कहलाता है सीआरआर। लेकिन इसका इस्तेमाल करके इन्फ्लेशन कैसे ऊपर नीचे होती है ये हम कल देखेंगे। तो फिर मिलते हैं, तब तक घर पे रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू, लव यू।